गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कहानी टॉर्च बेचने वाला पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से कई मुद्दों को उठाया है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है या जिसकी बात वो करते हैं, किस उद्देश्य से कहानी लिखते हैं, उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है कि इसमें धर्मों का या आस्तिक जो व्यक्ति है उसका फ़ायदा किस प्रकार उठाया जाता है, उसकी मानसिकता को किस प्रकार भ्रष्ट किया जाता है, उससे अपने आप अपना व्यापार कैसे चलाया जाता है, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। ये कहानी जो है दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो पैसा कमाने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं और तरह तरह के कार्य करते हैं। तो चलिए आगे हम इस कहानी को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। और हरिशंकर परसाई जो इस कहानी के लेखक हैं, उनका क्या स्वरूप है, वो उनका जीवन परिवेश कैसा रहा है, उनकी लेखनी कैसी है, उस पर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो उनका जो जन्म है वो जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में हुआ है, गांव में हुआ है, 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो उन्होंने स्नातक तक जो ली है वो मध्य प्रदेश में ही ली है। उसके बाद नागौर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की, और उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, बहुत से स्कूल व विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। बाल्यावस्था से ही कला और साहित्य में उनकी रुचि रही थी। साहित्य सृजन देखते हुए उन्होंने लिखना शुरू किया और पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े, जहाँ पर उन्होंने संपादन कार्य या प्रकाशन कार्य भी कार्य किया, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सा कार्य किया है। निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्रिकाओं में वो काम किया करते थे और व्यंग्यकार के रूप में वो सामने आते हैं, यानी जो वो बात कहते हैं वो व्यंग्य स्वरूप में कहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जो दृष्टि है वो उनकी लेखन शैली में, उनकी रचनाओं में तरह तरह से दिखाई देती है। हरिशंकर प्रसाई की मुख्य कृतियाँ कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे आदि, और संपादन कार्य जो उन्होंने किया है, एडिटिंग या एडिटर का कार्य जो जिस पत्रिका में किया है उन्होंने, वो उसका नाम है वसुधा। उनकी जो भाषा शैली रही है वो मुख्य रूप से व्यंग्यकार के रूप में रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो एक टॉन्ट उनकी या कटाक्ष जो है उनकी भाषा में तरह तरह से दिखाई देता है। उनकी भाषा में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो आम बोलचाल की भाषा या उनके शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। तत्सम शब्द वो हैं जो हूबहू संस्कृत से ले लिए गए हैं। विदेशी शब्द या भाषा भी उनकी जो शब्द चयन है वो उनकी रचना में तरह तरह से दिखाई पड़ता है। लक्षणा एवं व्यंजना शक्ति के साथ ही उनकी भाषा में मुहावरे कहावतों का स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। परसाई जी ने जिन मुख्य विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी हैं वो कुछ व्यक्तिगत तौर पर हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पर हैं, तो कुछ राजनीतिक कमजोरियों से जुड़ी हुई हैं, विसंगतियां विषमताएं जो समाज की हैं, जो तरह तरह के छल फरेब हैं समाज में, उस पर वो करारी चोट करते हैं, यानी कटाक्ष करते हैं और उन्हें एक व्यंग्य विधा में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, एक प्रभावशाली रूप से, एक प्रतिष्ठित रूप से। तो एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक के रूप में उन्होंने समाज की विसंगतियों को हमारे समक्ष रखा है। टॉर्च बेचने वाला पाठ का पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है। कुछ जो मैं परिचय आपको दे दूं कि वो किस विषय पर आधारित है, वो कुछ इस विषय पर आधारित है कि ये जो टॉर्च है वो एक प्रतीक के रूप में सामने आई है। उसके माध्यम से मनुष्य की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसका बाजारीकरण किस प्रकार से आज के समय में हो रहा है। और जो आस्था और श्रद्धा को आप देखते हैं कि तरह तरह के योगी संत या गुरु जो हैं, या यूँ कहें कि बाबा हैं, इन्होंने किस प्रकार से इसे एक व्यापार के रूप में समाज में व्याप्त कर दिया है। तो अपने स्वार्थ के लिए वो लोगों की आस्था धर्म का दुरुपयोग किस प्रकार करते हैं, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, या यही इस कहानी का मुख्य स्वरूप है, जिसके माध्यम से लेखक बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो इस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है कि यह व्यंग्य रचना
जो व्यंग्य रचना है इसके मुख्य दो पात्र हैं जो दोनों मित्र हैं आपस में। और वो दोनों मित्र जो हैं एक दिन एक सवाल करते हैं कि पैसे को कैसे पैदा किया जाए, यानी पैसे कैसे कमाए जाएं और जल्द से जल्द कैसे कमाए जाएं। तो वो एक काम धंधा करने का निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि चलो 5 साल बाद हम जिस स्थान पर अभी खड़े हैं उसी स्थान पर वापस आएंगे। और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, निश्चय कर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। इस बीच दोनों में अलग अलग राह पकड़कर अपना अपना धंधा करने लगते हैं वो, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने शर्त रखी है कि हम 5 साल बाद आएंगे और देखेंगे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है। तो लेखक उनमें से एक मित्र से मिला तो वह चौराहे पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। तो दोनों मित्रों में से एक मित्र जो है वो क्या करता था, टॉर्च बेचा करता था। तो लेखक उनसे मिला और वो बहुत दिन से वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो मिला, वापस लेखक को मिला, तो उसने दाढ़ी जो है वो बढ़ा रखी थी और लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। तो लेखक ने उससे पूछा कि तुमने अचानक ये हुलिया क्यों बदल लिया है अपना। वह बताता है कि उसने टॉर्च बेचने का काम बंद कर दिया है। तब तो उसकी आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। टॉर्च बेचना अब उसे व्यर्थ मालूम होता है। लेखक व्यंग्य करता है और कहता है, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हराम खोरी करने लगता है। वह लेखक की ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है। फिर भी आगे की बातचीत में वह बताता है कि एक घटना के द्वारा उसके जीवन की जो दिशा है वो ही बदल गई। किस प्रकार बदल गई? और वो कहता है कि अब मैं इस स्थान से दूर चला जाऊंगा। और लेखक को अपनी गोपनीय घटना, जिस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया, उसका वर्णन वो करने लगता है। वह अपने मित्र की तरक्की और अपने हाल की कहानी बताता है। और 5 साल पहले जब वह अपने मित्र से अलग हुआ था तो उसने चौराहे पर टॉर्च बेचने का धंधा अपना लिया था। इसी क्रम में तो लेखक ने उसकी जान पहचान हुई थी। जब वो टॉर्च बेचता था उस समय ही लेखक की उससे जान पहचान हुई थी। तो उस समय का वर्णन वो यहाँ करता है। तो जब वो अपनी कहानी बता रहा होता है, वे चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता है और नाटकीयता से कहता है, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ सूझता है और आदमी को रास्ता नहीं दिखता। वह भटक जाता है, उसके पाँव जो हैं वो कांटों में बिंध जाते हैं। वह गिरता है, उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहा है। तो इस तरह तरह की डरावनी कहानियां बताकर वो किस प्रकार से लोगों को डराता है और अपनी टॉर्च बेचता है। और वो लोगों को कहता है, जब लोग डरकर यह सब सुनते हैं तो फिर वो कहता है, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ, हमारी सूरज छाप टॉर्च। वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देती है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। तो किस प्रकार से एक व्यापारिक रूप में वो अपनी टॉर्च बेचने के लिए लोगों को डराता है, अंधकार का भय दिखाता है और अपना व्यापार करता है। और ये व्यापार करते करते उसकी जो जिंदगी है वो मज़े से कट रही थी और मज़े से चल रही थी। 5 साल बाद वादे के मुताबिक वो अपने मित्र से मिलने उसी जगह पहुंचता है जहां उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो वापस वहां पर मिलेंगे। मित्र के न आने पर वह उसे ढूंढने चल पड़ता है। उसके सड़क के किनारे मैदान में सजा हुआ मंच देखा। चारों तरफ खूब प्रकाश था। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हुए थे। वे फिल्मों के संत लग रहे थे। सामने बैठे नर नारी श्रद्धा से झुके हुए बैठे थे, यानी उस जो मंच पर एक व्यक्ति बैठा था जिसने रेशमी कपड़े पहने हुए थे, उसके आगे सारे नर नारी जो हैं वो श्रद्धा से सर जो हैं वो झुका रहे थे। संत प्रवचन देते हुए कह रहा था, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वगाही अंधकार है, संपूर्ण विश्व को अपने अंदर उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार में घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। तो किस प्रकार वो जो महान पुरुष है, जो संत पुरुष है, वो फिल्मों का जो संत लग रहा है, वो किस प्रकार लोगों को मन के अंधकार का डर दिखा रहा था।
कि लोग जो हैं वो उससे भयभीत हों और उसके पास उसका उपचार करने के लिए आए। वे बोल रहे थे और लोग जो है वो स्तब्ध होकर सुन रहे थे। लोग शांति से बिल्कुल हैरान होकर उस संत की बातें सुनते हैं। टॉर्च बेचने वाला उस दूसरे मित्र को हंसी आने लगती है, यानी जो टॉर्च बेचने वाला मित्र है वो जब उस संत की बातें सुनता है तो उसे हंसी आने लगती है। वो सोचता है कि मैं भी तो लोगों को डर दिखाकर इसी तरह अपने टॉर्च बेचता हूँ, पर मेरे आगे तो कोई नहीं झुकता। लेकिन इस संत पुरुष के आगे जो किस प्रकार से लोगों को मन के अंधकार का डर दिखा रहा है, उसके आगे हर नर नारी श्रद्धा भाव से झुक रहे हैं। भव्य पुरुष ने अपने प्रवचन का अंत इस प्रकार किया। भाइयों और बहनों, डरो मत। जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। प्रकाश को अंदर में ढूंढो। मैं तुम्हारे अंदर वही शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। जब टॉर्च विक्रेता खिलखिलाकर हंस पड़ा, तो जब वो देखता है कि ये भी तो इसी प्रकार कार्य करता है, वो भी इसी प्रकार बोलता है कि मन के अंधकार से मत डरो, मैं तुम्हें शाश्वत ज्योति दिखाऊंगा, यानी मैं तुम्हें प्रकाश दिखाऊंगा, मैं तुम्हें प्रकाश का ज्ञान दूंगा, तो यह सब देखकर टॉर्च बेचने वाला जो है वो हंस पड़ता है। लोगों ने उसे धक्का देकर वहां से निकाल दिया और मंच के पास जाकर वो खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे और उनकी बड़ी दाढ़ी देख टॉर्च बेचने वाला कुछ झिझक पड़ा। उसकी पहले जैसी साधारण वेशभूषा नहीं थी। तो जो संत बना हुआ था वो उसका मित्र था, और वो जो संत है वो मित्र, वो समझ जाता है कि ये जो टॉर्च बेचने वाला है, ये जो व्यक्ति मुझे देखकर हंस रहा है, ये मेरा ही मित्र है। वो चुपचाप उसे गाड़ी में बिठा लेता है और बोलता है, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। बंगले पर पहुंचकर टॉर्च विक्रेता उनके वैभव को देखकर बहुत चक्का सा रह जाता है। उसे लगता है कि उसका जो दोस्त है वो किस प्रकार खुलकर बातें करने लगा है। उसने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया है। संत बने दोस्त ने कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। उसने पूछा कि वह इतने सालों में क्या करता रहा। टाई जो टॉर्च बेचने वाला है वो दोस्त से कहता है, मैं तो घूम फिर कर टॉर्च बेचता रहा। और जो सामने वाला है वो कहता है कि तुम टॉर्च के व्यापारी हो। उसने उत्तर दिया कि काम की समानता के बावजूद लोग उसे संत, साधु और दार्शनिक कहते हैं। टॉर्च बेचने वाला बोला, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तो तुम भी टॉर्च ही हो। तो टॉर्च बेचने वाला क्योंकि समझ गया था कि किस प्रकार से वो जो संत है वो भी टॉर्च ही बेच रहा है। वो मन के अंधकार को दूर कर कर लोगों को भय दिखाकर, मन का अंधकार को या मन के अंधकार का भय दिखाकर लोगों को प्रकाश देने का जो काम कर रहा है, जो व्यापार चला रहा है और अपने आसपास अपनी तरक्की कर रहा है और तरह तरह से पैसे ऐंठ रहा है उनसे, वो भी इसी प्रकार का व्यापार कर रहा है। तो वो कहता है कि तुम अपनी कंपनी का नाम बताओ। कौन कहता है? टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाला संत को कहता है, तुम अपनी कंपनी का नाम बताओ, तुम भी तो वही टॉर्च बेचते हो। उसकी बातों ने संत बने दोस्त को ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। उसने कहा, बहुत पुरानी है मेरी कंपनी, तू 1-2 दिन रह, तुझे भी सब कुछ समझा दूंगा। इस प्रकार टॉर्च बेचने वाला विक्रेता 2 दिन उसके पास रहा और तीसरे दिन उसने सूरज छाप जो टॉर्च है वो पेटी में डालकर नदी में फेंक दी। और नदी में फेंकने का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से वो क्या सीख गया, वो किस प्रकार का व्यापार सीख गया। ये जो धार्मिक कर्म कांड है या हमारे धर्म को व्यापार बनाने वाले या बाजारीकरण करने वाले किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से पथ भ्रष्ट करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये जो सारा वृतांत है, ये जो सारी कहानी है, वो अपने जो कि उसने नदी में टॉर्च फेंक दी है और नदी में डाल दी, और ये सारी बातें जो है वो लेखक से कहता है और कहता है कि लेखक को कि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता है और बस 1 महीने की देर है। लेखक ने पूछा कि अब वह कौन सा धंधा करेगा। उसने उत्तर दिया, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। लेखक ने इस व्यंग्य में धर्म के धंधे की पोल खोली है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से जो धंधा है, यानी टॉर्च बेचने वाला वही कहता है कि मैं टॉर्च ही बेचूंगा, मैं वही करूंगा, बस मैं कंपनी का नाम बदल रहा हूँ और मैं वो व्यापार करूंगा जिसमें तरक्की ज़्यादा है।
वो देखता है, क्योंकि जो टॉर्च बेचने वाला है वो अपने और अपने मित्र में फ़र्क देखता है। वो कहता है कि मैं लोगों के सामने जाता हूँ, मैं उनसे मिन्नतें करता हूँ और अपनी टॉर्च को उनके सामने बेचता हूँ, उनसे बेचता हूँ। लेकिन किस प्रकार उसका जो दोस्त है वो लोगों को डर दिखाता है, और लोग वो उस डर से हज़ारों की तादाद में उसके पास खुद चल कर आते हैं और खुद से उसे पैसे देते हैं, आर्थिक रूप से संतुष्ट करते हैं और अपना प्रकाश दूर करते हैं। तो कितना फ़र्क है इन दोनों व्यापारों में। आज धर्म जो है वो धर्म का जो धंधा है या जो कारोबार है, जो व्यापार है, वो किस प्रकार से फैलता चला जा रहा है। पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। और इस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं, जो लोगों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं, और वो इस बात से ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं। वो इस आर्थिक रूप से जो लोग हैं वो किस प्रकार से ठगे जा रहे हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और वो इन्हीं लोगों के, इन्हीं साधुओं के आगे पीछे घूमते हैं। और वो साधु जो हैं बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं इस तरह का काम और व्यापार करने से। तो समाज की एक कटु सत्य को, एक ऐसे सत्य को जिसे सब जानते हैं लेकिन फिर भी जानकर अनजान है, उसको यहाँ पर व्याप्त किया गया है इस छोटी सी कहानी और छोटे से प्रसंग के माध्यम से, कि किस प्रकार से दो दोस्त अपने एक रास्ता चुनते हैं, शर्त लगाते हैं और सबसे जल्दी पैसा कमाने का क्या रास्ता ढूंढते हैं, और समाज में किस प्रकार से पैसा कमाना या इस तरह के व्यापार करना और लोगों की आस्था का, श्रद्धा का बिना किसी संकोच के मजाक उड़ाना कितना सरल हो गया है। तो आज हमने किस प्रकार समझा कि हरिशंकर प्रसाई ने अपनी इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने उस कटु सत्य को रखा है, उस समाज में व्याप्त उस विषमता और उस विडंबना को रखा है कि फिर भी लोग उसी दौर में जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास जाते हैं, और जो लोग उन्हें ठगते हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। और जो व्यापार है वो कितना सरल हो गया है, यानी व्यक्ति व्यक्ति का व्यापार करते हुए भी नहीं सोचता है। तो इसी के साथ अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है, और ऐसी ही किसी और इसी विषय पर किसी और तरह की किसी और कहानी का आपको विश्लेषण करना है। आपको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, एक वीडियो बनानी है, जिसमें आपको ऐसी ही विषमता का, ऐसे ही जो समाज में व्याप्त धर्माचारी हैं उनका वर्णन करना है। चाहे आप उसे नाटक के रूप में लिख सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट से कंटेंट, पिक्चर्स कुछ भी ले सकते हैं उसका वर्णन करते हुए, लेकिन जो आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो पटकथा लिखेंगे, वो आप खुद लिखेंगे और आपको वो खुद बोलना है। यानी वीडियो में आपकी आवाज़ होनी चाहिए, आप उसे समझाएंगे या उसको पीछे आवाज़ देंगे जो कुछ आप कहना चाहते हैं, और अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाकर आप मुझे सबमिट करेंगे। जितनी जल्दी हो सके आप मुझे सबमिट करेंगे। मैं आपको सैटरडे तक की क्लास का वक्त दे रही हूँ, तब तक आप मुझे सबमिट करें ताकि मैं उसका मूल्यांकन कर सकूँ और आपको उस पर आधारित जो अंक हैं वो प्राप्त हों। धन्यवाद।